नमस्कार, मैं हूं सुनंदन लेले। आज है 15 अगस्त और क्या मौका है। देखिए, हम हैं इंग्लैंड में और हमारे साथ है खास साथी, मैं मेहमान नहीं कहूंगा, खास साथी महेंद्र सिंह धोनी। शायद आप इनको जानते होंगे। माही, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ माही। ये 15 अगस्त आज है और हम इंग्लैंड में हैं, ये क्या बात है, क्या लगता है आपको? अगर आप देखें तो दो बहुत ही स्पेशल दिन साल में हमारे लिए आते हैं। एक ऑफकोर्स रिपब्लिक डे होता है, एक जब हम 15 अगस्त की बात की जाते हैं, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो एक बहुत ही स्पेशल दिन हमारे लिए होता है। जब आप स्कूल में होते हैं तब से ही इसका महत्व आपको बताया जाता है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, जो फ्रीडम होती है जिसके कारण आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सर्टेन चीजें होती हैं जो कि आप पूरी तरह खुल के कर सकते हैं। एंड ये आपको तभी मिलता है जब आप एक स्वतंत्र नेशन होते हैं या एक डेमोक्रेटिक नेशन होते हैं। सो आई थिंक हमारे जीवन में हमसे पहले भी जो आ चुके हैं और जो फ्यूचर में भी जो जनरेशन्स रहेंगी उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहेगा। हाँ, हम इंग्लैंड में हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आई थिंक हमेशा से हम ऐसे लोग रहे हैं जो अपनी खुशी में सबको एक एक पार्ट बनाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें कटुता नहीं रहती है किसी के भी प्रति। सो अगेन साल का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए, एक ऐसा दिन जहां हम सबको याद करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिसके वजह से आज हम प्राउडली रोड में खड़े होके, काफी बार आप देखेंगे कि इंटरव्यू होती है तो स्टूडेंट्स वगैरह बहुत प्राउडली बोलते हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये है वो है। बट एट टाइम्स हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी जिसके वजह से आज हमारे पास ये सारी राइट्स हैं। माही, इसका मतलब इतने साल हो गए हमें स्वतंत्रता मिले हुए, फिर भी वो कुर्बानियां, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। माही, स्कूल में तो हम पढ़े, लेकिन अगर दिल में झांक के देखें तो कौन सी ऐसी कहानियां स्वतंत्रता की आपको याद रहती है कि जो मन को छू जाती है? आई थिंक अगर आप देखें तो हमारा जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारा स्ट्रगल था वो बहुत ही लंबा स्ट्रगल था और उसमें कुछ चीज़ों को पिक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट अगर 4-5-6 इंसिडेंट ऐसे अगर हमें पिक करने पड़े तो डेफिनेटली हम पिक कर सकते हैं। बट स्टिल ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यही जो थे यही टर्निंग पॉइंट थे, यही इम्पोर्टेंट थे और इनका ही इम्पोर्टेंस है। बट टू स्टार्ट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि जो एक स्पार्क थी, जो क्रांति की एक स्पार्क थी, वो सबसे पहले 1857 में जो सोल्जर्स ने जो रिवॉल्ट की थी उसके साथ स्टार्ट हुआ था। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि उस समय हम सारा जो पूरा देश था वो एकजुट होके नहीं लड़ा था। जैसा कि मैंने आपको मजाक में भी बोला था, अगर उस समय मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट होता तो शायद उसी समय हम आज़ाद हो जाते, क्योंकि सिपाहियों के पास उस समय प्रॉपर हथियार वगैरह सब थे, देवर इन नंबर्स, उनका मोटिव भी अच्छा था। बट किसी तरह हम ये कोलैबोरेट नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन अब हम 1857 की बात करें तो कम्युनिकेशन का तो प्रॉब्लम रहा ही होगा। और जितने छोटे छोटे हमारे पार्ट्स थे वो भी हम एकजुट होके एक तरफ मूव नहीं कर रहे थे। इट वॉज ज्यादातर अगर आप देखें तो थोड़ा नॉर्थ और सेंट्रल में रिस्ट्रिक्ट होके रह गया था ये मूवमेंट। बट ओवरऑल ये एक ऐसा स्पार्क था जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल जिसमें बाद में बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और जो आम जनता थी उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था बाद में। माही, ये प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि ना कि सिर्फ हम बात करें स्वतंत्रता दिन की, बल्कि कौन से ऐसे देशभक्ति पर गाने हैं कि जो सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते। फट करके बताओ, पहला गाना आपको दिल को छूने वाला कौन सा है? अगर आप देखें तो हमारा देश एक ऐसा देश है जिसपे सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक सॉन्ग्स बने हैं और बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग्स बने हैं, तो पिक करना ये भी उतना ही डिफिकल्ट है। बट मैं चाहूंगा कि हम वंदे मातरम एक गाना है जो आनंद मठ का बोल रहे हैं। जी हाँ, आनंद मठ का। वो स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि जनरली हम स्कूल में जब गाते हैं नेशनल, जब भी कोई फंक्शन होता है उसमें जब हम गाते हैं तो अगर आप देखेंगे वंदे मातरम का जो होल सीक्वेंस है, जो टोन है, जो ट्यून है, वो थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा लंबा गाना है। बट इसमें अगर आप देखें तो गाने का पेस बहुत ही ज्यादा है और इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब सेम है बट मूवी का एक गाना है तो प्रोजेक्ट बहुत ही डिफरेंट वे में होता है। एंड
आई जस्ट लव इट. सो आई थिंक अगर पहला गाना मुझे पिक करना होगा तो मैं वो पिक करूंगा. तो क्या वो गाना हम प्ले करेंगे? डेफिनेटली. वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयजशीतलं सस्यश्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलं सस्यश्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं ओहो, मजा आ गया. माई और कौन सा ऐसा हादसा है कि जो अन्याय का एक रूप दिखाता है और ऐसा लगता है कि अरे उस जमाने में हम होते तो हम भी कुछ कर जाते? आई थिंक दूसरा अगर हम पिक करें तो आई थिंक जालियांवाला बाग बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था. अगर आप देखिए, क्योंकि इतने सारे लोग एक जगह पे जब एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हों और उन पे खुल के गोलियां बरसाई जाए और उनको भागने का या विड्रॉ करने का भी मौका नहीं दिया जाए, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. 1500 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी. तो दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. और इससे हमारे मूवमेंट में ये फर्क पड़ा कि इसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पकड़ उसने बना ली और उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ. जो रूलिंग देश थे, दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट. सो आई थिंक स्टिल बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई और जिसके कारण कुछ हद तक आप बोल सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. बट पूरा जो भारत था वो एकजुट हो गया इस तरीके से, और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसने बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ा उसके बाद. माही, ये सुनने के बाद आज भी आंखों में आंसू आते हैं. और कौन सा गाना आप डेडिकेट करोगे वो जालियांवाला बाग के लिए? ए मेरे वतन के लोगों. आई थिंक बहुत ही सुरीली आवाज में गाया गया ये गाना, और सेम टाइम अगर आप देखें तो परफेक्ट है इस सिचुएशन में. क्योंकि जिस तरीके का वहां पे अगर आप देखें तो जो माहौल हुआ होगा, हम लोग तो उस समय थे नहीं, बट अभी भी बोलते हैं कि जब आप जालियांवाला बाग जाएं तो कुछ एक ऐसी फीलिंग जागती है, थोड़ा एक पिक्चर क्रिएट होता है कि क्या हुआ होगा वहां पे और कितना डिफिकल्ट रहा होगा उन लोगों के लिए जो उस समय अंदर थे. वो गाना हम प्ले करेंगे. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी. जो शहीद हुए
ये गाना लता जी ने गाया था और सुनने में आया है कि हमारे पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आए थे। माही, ये जो आपने कम्युनिकेशन की बात की कि उस जमाने में कम्युनिकेशन था नहीं, इतने लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, तो ये भारत को एक साथ लेके आगे चलने वाला एक जो मूवमेंट था वो आपको कौन सा लगता है? आई थिंक एक ट्रिगर मूवमेंट की अगर आप बात करें तो एक स्पार्क था जो 1857 में स्टार्ट हुआ था, बट एक डेफिनेट जो शिफ्ट हुआ था वो आई थिंक दांडी यात्रा, सत्याग्रह मूवमेंट जो पार्ट था वहां से फिर स्टार्ट हुआ, क्योंकि अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम हम एक साथ होके पीसफुली वी वेंट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, और उसमें अगर आप देखें तो इट वाज अ वेरी सिंपल वे ऑफ पुटिंग आवर थिंग्स अक्रॉस। हमने बोला कि नहीं, हम नमक पे तो टैक्स नहीं देने वाले, कुछ भी हो जाए। सो जो एक मार्च थी 390-400 किलोमीटर की, जो एक लंबी मार्च थी जो कि 24 दिन के आसपास में कंप्लीट की गई थी, आई थिंक इट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन की काफी कुछ चीजें हैं जो बहुत ही गलत हो रही हैं, और धीरे धीरे हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम जो एक बेसिक चीज है जो कि एक कितना भी गरीब इंसान हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस पर तो हम टैक्स डेफिनेटली नहीं देंगे। और इट स्टार्टेड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम यूनाइट होते ही चले गए। पूरा जो भारत था वो धीरे धीरे इस मूवमेंट के अंदर साथ में होता चला गया, और इन अ वेरी पॉजिटिव वे वी वेंट अगेंस्ट द पार्टी। बराबर ठीक कहा आपने, क्योंकि जब साबरमती से गांधी जी निकले थे माही, 5 लोग उनके साथ में थे, और जब वो दांडी पहुंचे तो एक जनसागर वहां मौजूद था, लाखों की तादाद में लोग वहां ये मौजूद थे, और उन्होंने गांधी जी के साथ वो असहकार आंदोलन में शरीक हुए थे। वो कौन सा गाना हम डेडिकेट करेंगे उसके लिए? आई थिंक काफी पेट्रियोटिक सॉन्ग होते हैं जो थोड़े लेफ्ट साइड में आते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स आप बोलते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ कुर्बान की है या बहुत सैक्रिफाइस किया उनके लिए होते हैं, बट एट द सेम टाइम काफी गाने ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव थिंग्स होती है, वहाँ के लोगों की जो पॉजिटिव चीजें होती है उसको हाईलाइट करते हैं। तो एक ये गाना है ये देश है वीर जवानों का, अगेन बहुत ही फास्ट गाना है, फास्ट पेस्ड गाना है और मीनिंगफुल है। आई थिंक इस समय जितने भी गाने बने थे 70s के पहले के अगर आप गाने देखें या इवन लेट और अर्ली 80s के गाने, उसमें बहुत ही ज्यादा मीनिंग होती थी, और स्पेशली जितने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स है उसके तो मीनिंग ही मतलब पूरा एसेंस ही जो था वो वर्ड्स के ऊपर था। ऑफ कोर्स म्यूजिक भी साथ में हुआ करती थी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, क्या बात है, ये हम गाना जरूर सुनेंगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। वहीं आगे चलते हुए जैसे अहिंसा एक गांधी जी ने एक मार्ग अपनाया था, वैसे दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उनके रोल के बारे में आप क्या कहोगे? आई थिंक अगर आप देखें तो हर लोगों का थोड़ा अलग अलग सोच होता है। महात्मा गांधी जो थे वो शांति में बिलीव करते थे, उनका एक अलग अप्रोच था जिस तरीके से वो स्वतंत्रता मूवमेंट चलाना चाहते थे, बट साथ में एक अलग किस्म के भी लोग थे जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, काफी ऐसे दूसरे भी लोग थे जो चाहते थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, और काफी उन्होंने उस ड्यूरिंग दैट कोर्स काफी ऐसे टास्क लिए जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क थे, बट उन्होंने कंप्लीट किया वो सारे टास्क। तो आई थिंक उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता दिलाने में। स्पेशली अगर एक पर्टिकुलर अगर इंसिडेंट की बात की जाए तो जब लाला लाजपत राय को
एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान लाठी पड़ी थी, जिनके कारण उनका स्वर्गवास हो गया था बाद में। तो उस समय भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ ये डिसाइड किया था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और उन्होंने उसका बदला लिया भी था। सो दैट इटसेल्फ एक बड़ी चीज थी। उसके बाद भी उन्होंने काफी दूसरी चीजें भी की थी, जिसमें जो पार्लियामेंट का फेमस इंसिडेंट है वो भी है। उसके बाद जब वो जेल गए थे, जब जेल गए थे तो उनका एक दूसरा रूप भी सामने आया था। जब दे हैड टू डू अ फास्ट इन जेल, उन्हें लगा कि जो जेल में जिस तरीके से इंडियन भारतीय लोगों को ट्रीट किया जा रहा था वो सब स्टैंडर्ड था और वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वहां पे भी उन्होंने 116 दिन के आसपास का जो फास्ट रखा था, जिसे तोड़ने की अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, बट वो सफल नहीं हो पाए थे। तो अगर देखें आप तो दो डिफरेंट रूप एक सेम इंडिविजुअल के देखने को मिलते हैं, बट अगर आप मोटिव देखें तो मोटिव एक था, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। क्रांतिकारियों का जब भी जिक्र होता है तो गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। माही, एक गाना इसके ऊपर जरूर आपको सजेस्ट करना होगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज भी वो है, आज भी है वो। जरूर गाना हम सुनेंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। माही, आज के दिन में अगर हम बात करें क्रिकेट की दया से, ऊपर वाले की दया से, दुनिया भर में आप घूमे हो, इतनी सारी कंट्रीज आपने देखी है, विजिट की है, बहुत दिन रुके हो वहां, बहुत लोगों को आपने देखा है, मिले हैं आप। ये सब देखते हुए भारत की खासियत आपको क्या लगती है? मुझे तो भारत के बारे में सारी चीजें ही खास लगती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप चाहेंगे कि ना हो भारत में, बट जब एक सोसाइटी होती है और जब इतने डिफरेंट प्रकार के जो लोग होते हैं, हमारा जो कल्चरल डिफरेंस अगर आप देखें, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट अगर आप जाए तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। बट इन सब के बावजूद हम एज अ नेशन जितना अच्छा कर रहे हैं और जो स्पेशलिटी हम सब लोगों के अंदर है, आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल। जब आप बाहर आते हैं तो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आप कंपेयर करते हैं तो आई थिंक हमारा जो कल्चर है, आई डोंट थिंक बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड के कल्चर होंगे जो हमारे आसपास होंगे। जिस तरीके से हम चीजें एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरीके से हम बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत सारे जब आप बाहर जाते हो तो ये स्ट्रेंज लगता है लोगों को कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। तो छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अगर देखें तो बहुत ही मॉडर्न बात है ये, बट इंडिया के होटल को जब आप बाहर के किसी भी होटल से कंपेयर करें, कोई ऐसा होटल होता भी नहीं है जो कि आसपास भी हो व्हेन इट कम्स टू द हॉस्पिटैलिटी पार्ट। अगर आप खाने की बात करें, चाहे आप हाउसकीपिंग की बात करें, मेहमान नवाजी हो, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। सो ये सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमें लगता है हम बहुत ही खास एक कंट्री है। और इट गिव्स अस प्राउड जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री को इंडिया के, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हम बोलते हैं हम इनसे बहुत बेहतर है। सर्टेन चीजें हैं जिसमें हम पिछड़े हुए भी हैं, बट बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे पेस में हम खुद को डेवलप कर रहे हैं। जब भी मैं एक इंडियन क्रिकेट टीम को देखता हूं, जो भारत के बारे में बोला जाता है अनेकता में एकता, इंडियन टीम भी तो उसका रूप है, इसका गर्व होता है। वेल डेफिनेटली आई थिंक इंडियन आर्मी और इंडियन क्रिकेट टीम दूसरे स्पोर्ट्स टीमों के को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। उनमें आप देखें तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फैक्ट है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे ईस्ट से होता है, कोई वेस्ट से होता है, कोई नॉर्थ साउथ सेंट्रल, हर जगह के लोग रहते हैं। काफी टीम में ऐसे लोग होते हैं जो अपना जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो दूसरे लोग नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश कॉमन होती है, हिंदी कॉमन, दो ऐसी कॉमन लैंग्वेज होती है, बट स्टिल हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो ये सारी चीजें कोई मान्यता नहीं रखती। हमारा सिर्फ एक मोटो होता है कि हम ऐसा परफॉर्म करें जिसके कारण हमारी टीम जीते और एट द एंड ऑफ द डे एज अ टीम हम अच्छा करें।
सो डेफिनेटली, और सेम चीज अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी में भी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो एक कमांडिंग ऑफिसर होता है वो हो सकता है एक सरदार जी हो, बट अगर वो एक मद्रास रेजिमेंट को लीड कर रहे होते हैं तो वो तमिल एकदम बाई हार्ट बोलते हैं। सो आई थिंक दिस बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, बट यस, आई थिंक दीज टू आर आइडियल एग्जांपल्स ऑफ सेइंग यूनिटी। बहुत सही बोला आपने कि आर्मी और इंडियन क्रिकेट टीम ये ऐसी है कि जहां जाति पाति धर्म का कभी जिक्र भी नहीं होता। सचमुच ये बहुत बढ़िया बात है। और इसके लिए आपको लगता है कि बाकी सब बातें छोड़े, कमर्शियल बातें ये वो सब छोड़े, अपने देश के लिए खेलना ये काफी है? वेल, मेरे लिए तो मतलब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने से बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अवसर मिल पाता है। जब आप अपनी कंट्री को किसी भी स्पोर्ट में रिप्रेजेंट करते हो, दे आर हार्डली फ्यू जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। और बहुत ही एक छोटा स्पैन होता है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हो सकता है लास्ट 4-5 साल से खेल रहा हूँ, आने वाले 4-5 साल और खेलूं, बट उन 10 साल के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो एक जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फीलिंग होती है। और बाकी आप कुछ भी करें, आप कितने भी पैसे कमा ले या कुछ कर ले, बट वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो फेज होता है लाइफ में जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, आई डोंट थिंक वो वाली फीलिंग दोबारा आप अपने में ला सकते। माही, आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, वो स्ट्रगल हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन आज भी सुरक्षा के लिए हमारे जवान हमारे लिए रात दिन जो मेहनत करते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं, उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। डेफिनेटली, अगर आप देखें तो जब भी वॉर की बात की जाती है या कुछ किया जाता है तो टीवी में बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है। वॉर जो होता है कि इट्स नेवर ग्लोरीफाइड। जिस तरीके से आप देखते हैं वैसा नहीं होता है। काफी सफरिंग्स होती है उसमें, काफी टफ होता है उनके लिए जो अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम कितना भी बोल लें कि वॉर इज बैड, वॉर नहीं होने चाहिए, बट अगर आप हमारी कंट्री को देखें तो वी आर नॉट पीपल हु इनिशिएट वॉर, बट डेफिनेटली अगर हमारे ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे जो जवान है दे आर देयर। एंड जब भी आप उनसे मिलो तो जितने भी टफ कंडीशन में वो हों, दे ऑलवेज ग्रीट यू विद अ स्माइल। मैं काफी उनसे इंटरेक्ट करता हूं। तो आप सियाचिन भी गए हो? सियाचिन में नहीं गया हूं। मैं जम्मू कश्मीर के डिफरेंट जो फ्रंटलाइन बॉर्डर एरियाज थे वहां पे मैं गया था। तो काफी टफ है वहां पे, काफी ऐसे पॉइंट्स है जहां पे सितंबर के बाद बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। बहुत ही दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, बट दे आर मोर देन विलिंग, दे आर वेरी हैप्पी टू डू इट। सो डेफिनेटली इट्स जो हमारे सोल्जर्स, जो जवान जो सैक्रिफाइस करते हैं, तो दे ऑल्सो हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम कि अंदर हम इतना सेफ महसूस करते हैं और हमें पता है कि कोई हमारे बॉर्डर पे है जो मेक श्योर कर रहा है कि कोई भी खराब चीज बॉर्डर के इस पार ना हो पाए, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। माही, आखिर में आज 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराएंगे, तिरंगे को वंदन करेंगे। तिरंगे को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? उसके जो कलर्स है, वो अशोक चक्र है, ये देखकर क्या खुल के बताएंगे कि उसको देखकर आज के जमाने में आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सामने जब नेशनल फ्लैग फ्लाई होता है। आई थिंक इट्स अ अनपैरेलल फीलिंग, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। और स्पेशली काफी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप you sing your national anthem and that really fills you up, बहुत ही ज्यादा उत्साह आप में भर देता है। और अगर आप पर्टिकुलरली हमारे नेशनल फ्लैग की बात की जाए तो जो सफेद कलर है वो ऑफ कोर्स अमन और शांति का प्रतीक है। एंड अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा पीसफुल नेशन है। वी नेवर इनिशिएटेड एनी वॉर्स या उस तरीके का हमने, वी आर नॉट इंटिमिडेटर्स। और साथ में अगर आप देखें तो हरा रंग की अगर बात की जाए तो इनिशियली जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो हम जय जवान जय किसान का फंडा बहुत ही बड़ा था उस समय, क्योंकि वी आर स्टिल डेवलपिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अभी भी अगर आप देखें तो हरा रंग, किसान, हरियाली, अब पर्यावरण इसमें आ गया है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज कोल बर्न करती है। तो
पर्यावरण इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन हो गया है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं जो आने वाला जो जनरेशन आए उसको हम एटलीस्ट सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दें, सो दैट वो भी उसका टेक केयर करे और फॉलोइंग जनरेशन्स को भी जो ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो ना हो। और केसरी रंग सिंपल वर्ड में अगर आप बोले तो ऊर्जा का, एनर्जी का प्रतीक है, बट ऑल्सो अगर आप देखें तो इट मीन्स पैशन टू डू समथिंग, किसी चीज के प्रति जो उत्साह होता है, जो एंथो होता है, एंथुजियाज्म बोलते हैं, वो होता है। सो थोड़ा थोड़ा मीनिंग डिफरेंट होता जाएगा, कमिंग जनरेशन भी सेम नेशनल फ्लैग को डिफरेंट डिफरेंट एड ऑन्स होते रहेंगे, जो एक ओरिजिनल आप बोल सकते हैं कुछ शब्दों के यूज होता था, आप पाएंगे कि आने वाले समय में उसमें एडिशंस होते जाएंगे। और अशोक चक्र अगर आप सिंपली बोले तो धर्म और समय का प्रतीक माना जाता है उसको, बट एट द सेम टाइम जो चक्र होता है वो मोशन, मूवमेंट का प्रतीक होता है। और लोग कहते हैं कि लाइफ जहाँ पे मूवमेंट होता है वहीं पे लाइफ होती है, बिना मूवमेंट के लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो वो उसका भी एक डिपिक्ट करता है कि इट डिनोट्स मूवमेंट एंड एट द सेम टाइम इट सेज देयर इज लाइफ। सो मेरे लिए ये सारे मतलब हैं, बट दैट अल्टीमेट फीलिंग इज सीइंग द ट्राइकल ऑफ लाइफ। इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तिरंगा जो है हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। तो आखिर का हम गाना नहीं गाएंगे, हम बस अपना नेशनल एंथम गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।